हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे स्टमक पे बात करूंगा। पेट, जिसको आप पेट के नाम से जानते हैं और जिसको गैस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ाया, बक्कल कैविटी की बात की, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर डाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। तो अभी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। बक्कल कैविटी की बात की, हम लोगों ने दांतों की बात की, हम लोगों ने टंग की बात की, हम लोगों ने पैलेट तालू की बात की, हम लोगों ने यूविला की बात की, हम लोगों ने फेरिंग्स थ्रोट की बात की, उसके बाद ईसोफेगस फूड पाइप की बात की। ईसोफेगस जहां खुलता है वहां पे स्टमक होती है, जहां ईसोफेगस फूड पाइप खुल रहा है वहां से स्टमक की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टमक को पढ़ते हैं। स्टमक पेट के नाम से जानते हैं, इसको गैस्टर भी बोलते हैं, गैस्टर। ठीक है, क्या शेप है स्टमक का? शेप पूछ ले तो इट इज जे। इस बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन था और हर बार आते ही रहते, इधर उधर कोई भी एग्जाम उठा लोगे क्वेश्चन आते रहते हैं। इस बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां बनता है? स्टमक में बनता है। सिंपल क्वेश्चन था। इट इज जे शेप। थोड़ा सा शेप बता दूं आपको। ठीक है, ये आपका शेप है। ये क्या होगा? ईसोफेगस होगा, फूड पाइप। और कहां खुल रहा है? ये खुल रहा है कहां पे? कहां पे खुल रहा है? ये स्टमक में खुल रहा है। ये कार्डियक स्पिंटर है। स्पिंटर मैंने बता दिया था आपको पिछली क्लास में। स्पिंटर आपके बॉडी में बहुत जगह है, यहां पे भी है। ये कार्डियक एंड है, कार्डियक एंड है। कुछ रीजन आपको ध्यान रखना है, जो स्टमक के 4 रीजन है आपको ध्यान रखना है। ये फंडस रीजन है, ये स्टमक की बात कर रहा हूं, जे शेप का है, देख रहे हो ना, जे शेप कर्व जा रही है। फंडस रीजन है। ये बॉडी रीजन है, ये पाइलोरस रीजन है, PYLOROUS, पाइलोरस रीजन। ठीक है ना? तो फंडस रीजन हो गया, बॉडी रीजन हो गया, पाइलोरस हो गया, और कार्डियक एंड यहां पे मैंने बताया है। कार्डियक मतलब ये कार्डिया मतलब होता है हार्ट, हृदय। ये हृदय में नहीं है, ये तो है स्टमक के अंदर। तो नाम क्यों पड़ा फिर ये? क्योंकि ये हृदय के पास में है, इट इज क्लोज टू हार्ट, इसलिए इसको कार्डियक एंड बोलते हैं। ठीक है ना? दिस पोर्शन इज क्लोज टू हार्ट, हार्ट के नजदीक में है, इसलिए इसको कार्डियक एंड बोलते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो आप। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आपसे कोई पूछे, नोट कर लिया आपने? तो कौन कौन सा मेन रीजन है? 3 मेजर रीजन है आपका, 3 मेन रीजन। एक तो फंडस रीजन है, एक तो बॉडी रीजन है, एक पाइलोरिक या पाइलोरस रीजन है, पाइलोरिक भी बोलते हैं, और एक कार्डियक रीजन है। 4 रीजन आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी किसी किताब में 3 रीजन भी लिखा होगा, बट 4 रीजन मेनली होते हैं। अब बात करते हैं ट्रू स्टमक क्या होता है। ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक उसको बोलते हैं जहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट हो। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड में बताऊंगा क्या क्या होता है। हल्की सी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट हो, ये क्या करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे डाइजेशन के लिए। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस बनाता है ये ग्लैंड। तो जहां पे ये प्रेजेंट है जिस भी जानवर में, वहां पे ट्रू स्टमक बोलेंगे। एग्जाम्पल कौन है जहां पे ट्रू स्टमक होगा? कुछ मछलियां हैं, सम फिशेस एंड टेट्रापॉड्स। टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 टेट्रापॉड्स। टेट्रापोड्स की बात हम लोग करेंगे, तो ये कुछ जानवर जहां पे आपको ये मिल जाएंगे, टेट्रापोड्स वगैरह ये। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां प्रेजेंट होगा और वो बनाता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस अपना रोल निभाते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। अब बात आता है कि स्टमक को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। आपके बॉडी में जानते हो ना, नर्व का पूरा जाल फैला हुआ है, तो आपके स्टमक को भी कोई ना कोई नर्व सप्लाई करती होगी। ये स्टमक हो गया, इसके ऊपर पूरा नर्व का जाल फैला होगा। उस नर्व से आपको सिग्नल पहुंचते होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके कारण स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। जैसे दांतों में भी मैंने बताया था, दांत में भी कोई ना कोई नर्व होता है जो दांत को सप्लाई करता है। उसी तरीके से स्टमक को भी कोई ना कोई इसके ऊपर, स्टमक के ऊपर कोई ना कोई नर्व का जाल फैला होता है। ये स्टमक हो गया, इसके ऊपर नर्व का जाल है, ये नर्व का जाल है। और वो स्टमक के ऊपर जो भी नर्व का जाल है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचा रहा है वहां तक। ठीक है ना? तो स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ये सारी चीजें कहां से आ रही है? नर्व के माध्यम से आ रही है। तो स्टमक को कौन सा नर्व सप्लाई करता है? जैसे दांतों को मैंने बताया था, वेगस नर्व,
वेगस नर्व सप्लाई करता है किसको? स्टमक को। और वेगस नर्व जो है लॉन्गेस्ट नर्व है, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट नर्व है ये। तंत्रिका कोशिका जानते हो ना, न्यूरॉन्स वगैरह, लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये एकमात्र लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल, लॉन्गेस्ट क्रेनियल, ये पूरा लिख लेना, लॉन्गेस्ट क्रेनियल। क्रेनियल मतलब क्या होता है? क्रेनियल मतलब ब्रेन होता है, तो लॉन्गेस्ट ब्रेन इन द सेंस, क्रेनियल मतलब खोपड़ी होता है, क्रेनियल मतलब खोपड़ी होता है, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है ये, ठीक है। और ये एकमात्र क्रेनियल नर्व है, एकमात्र क्रेनियल नर्व है जो गर्दन के नीचे आती है, बाकी कोई नहीं, गर्दन के ऊपर ही सब रहते हैं सारे नर्व। एकमात्र क्रेनियल नर्व है जो कि गर्दन के नीचे आती है, नेक के नीचे आती है, एकमात्र। लिख लेना, लिख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओनली क्रेनियल नर्व विच क्रॉसेस योर नेक, विच क्रॉसेस योर नेक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक रीजन को ये क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद क्या करता है? आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को ये सप्लाई कर रहा है, उसमें से आपका नेक के नीचे एक स्टमक भी है, तो वेगस नर्व स्टमक को सप्लाई करता है, पेट को, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी और क्या चाहिए, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो स्टमक को पेट बोलते हैं, गैस्टर भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, स्टमक को पेट या गैस्टर भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, स्टमक का जो कार्डिया रीजन मैंने बताया था, कार्डियक एंड या कार्डिया रीजन, उसके बारे में थोड़ा देख लो। कार्डियक एंड, ये कार्डिया रीजन, बस इसका ये बात है कि स्मॉलेस्ट रीजन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है ये, स्मॉलेस्ट पार्ट है स्टमक का, स्मॉलेस्ट पार्ट। फंडस, फंडस रीजन है, बॉडी रीजन है, पाइलोरस है, सबसे छोटा ये वाला पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, सबसे छोटा भाग है, समझ में आया? सबसे छोटा भाग, ठीक है ना। और ये कहां पाया जाएगा? आपको मैंने दिखा दिया है लोकेशन, याद है, कार्डियक एंड मैंने दिखाया था, ठीक है ना। और इसके अंदर कार्डियक ग्लैंड पाए जाते हैं, कार्डियक एंड में, कार्डिया में, यहां पे कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा? कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? कार्डियक तो हार्ट होता है, हृदय से रिलेटेड है, क्योंकि ये रीजन जो है हार्ट के पास में है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा ये, और इसलिए नाम भी, यहाँ पे जो ग्रंथि है उसका नाम भी कार्डियक ग्लैंड ही है, क्योंकि हार्ट के पास में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अब आपको आगे क्या जानना है। तो आगे ये जानना है कि आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करनी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्टर भी आपने सुना, स्टमक को गैस्टर बोल रहे हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टमक में है। जैसे ये एक ग्लैंड है, कार्डियक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की थोड़ी बात करनी है आपसे। गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करूं तो इसमें आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड में हल्की सी आपसे जिक्र करूं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको क्या जानना है? आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड में यह जानना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स से बना हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल यहां पे है, 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो एंजाइम रिलीज करते हैं, स्मॉल अमाउंट में कि लार्ज अमाउंट में, सब कुछ बात करूंगा आगे, बस इतना ध्यान रखना कि ये एंजाइम रिलीज करते हैं और ये इनके पास डक्ट होता है। सेलेवरी ग्लैंड याद है, डक्ट वाले ग्लैंड एक्सोक्राइन है, वो भी, ये भी वही है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स होते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो तीनों सेल की बात कर लेते हैं कि क्या बना रहे हैं, कौन कौन सेल है। तो पहला सेल बात करूं, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस बनाते हैं, ठीक है ना, म्यूकस, म्यूकस बनाते हैं ये, ठीक है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस बना रहे हैं। उसके बाद बात करें चीफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चीफ सेल जाइमोजेन सेल के नाम से भी जानते हैं, और इसको पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको पेप्टिक सेल, पेराइटल नहीं, पेप्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं, पेप्टिक सेल। पेराइटल अभी आने वाला है, ये एक हो गया दूसरा। और तीसरा आपके पास है पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, तीसरा है। ये 3 प्रकार के सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, 3 टाइप जो मैंने लिख दिया है, पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, इसको नोट कर लो आप, ठीक है ना। ये 3 सेल आपको मैंने बता दिया, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल होते हैं,
ये आपके तीनों सेल स्टमक में पाए जाते हैं, पेट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बस इसकी थोड़ी फंक्शन समझ ले। देखिए, अगर पेराइटल सेल की बात करूं, पेराइटल सेल ये क्या रिलीज करता है? ये पेराइटल सेल बनाता है HCl, यही बनाते हैं HCl। सिंपल क्वेश्चन था एमपीपीएससी में कि HCl कहाँ बनता है, तो HCl पेट में बनता है, स्टमक में बनता है, लेकिन स्टमक में कहाँ बनता है? पेराइटल सेल बनाते हैं, HCl बनाते हैं, और ये कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ये वो फैक्टर है जो विटामिन B12 को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराता है। ये अगर नहीं होगा तो विटामिन B12 आप कितना भी ले ले वो एब्जॉर्ब नहीं होगा आपके बॉडी में। तो इसी की सहायता से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, इलियम उसका भाग है वहां पे, इसी की सहायता से। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चीफ सेल की। चीफ सेल क्या करता है पता है? चीफ सेल ये भी कुछ बनाता है, सिक्रीट करता है। नोट करेंगे क्या बनाता है। पहला है प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। दूसरा प्रोरेनिन, ये जितनी भी चीज बनाता है ये वो इनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा है। प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म, सक्रिय नहीं है। प्रोरेनिन मैंने बोला इनएक्टिव फॉर्म में ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रोरेनिन, और इसके साथ में पेप्सिनोजेन, आपने नाम सुना होगा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। जेन जहां लगा होता है वो इनएक्टिव फॉर्म है, या प्रो लगा है तो भी इनएक्टिव फॉर्म है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये सारी चीजें बन रही हैं, और एक गैस्ट्रिक लाइपेज भी है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये तीन चीजें ये वाले सेल्स बना रहे हैं, जाइमोजेन सेल्स, चीफ सेल्स। और म्यूकस नेक्स्ट सेल म्यूकस बना रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है, स्लाइमी सब्सटेंस, चिपचिपा चिपा, ठीक है ना, म्यूकस सिक्रीशन कर रहा है। तो ये आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो कि 3 प्रकार के सेल्स इसके अंदर में है, और आपने देखा कि ये क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो गई, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस बार सिंपल आया था, HCl कहां निकलते हैं, तो क्वेश्चन था स्टमक में, ऑप्शन था स्टमक में। कहां? ये वाले कोशिका, स्टमक के ये सारे कोशिका हैं, ये वाले सेल्स बनाते हैं HCl, और ये भी बनाते हैं कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। नोट कर लिया आपने? चलिए, अब आप सोच रहे हैं अब क्या बचा स्टमक में। ठीक है, बचा तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है इतना। अभी आपको बस फंक्शन समझ लीजिए, स्टमक में फंक्शन क्या है, इसका क्या फंक्शन है वो समझ लेते हैं। देखिए, तो स्टमक का फूड स्टोरेज का मेन रोल है, फूड को स्टोर करता है। तो फंक्शन ऑफ स्टमक, इनकी फंक्शन की बात करते हैं। पहला क्या लिखेंगे? फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। जो भी आप खाना खा रहे हैं सब जाके पेट में तो एकत्रित हो रहा है ना, फूड स्टोरेज हो गया। दूसरा बताइए, प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत होती है स्टमक में, तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन डाइजेशन, ये भी इसका एक फंक्शन है, बिगिंस, स्टार्ट होता है। और बताइए, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, अब कोई पूछे सिंपल क्वेश्चन, कहां बनते हैं, तो पेट में बनते हैं, लेकिन पेट की कौन सी कोशिका बनाते हैं मैंने आपको बता दिया है, तो लिखिए। तीसरा, और साथ में HCl कहां बनता है, पेट में बनता है, स्टमक में बनता है। ये इस बार का एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, लेकिन स्टमक की कौन सी कोशिका बनाती हैं वो एक लेवल मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, कभी पूछेंगे तो आप आंसर कर लेंगे। तो सिक्रीशन ऑफ HCl, पेट स्टमक में क्या बन रहा है, HCl भी बन रहा है। कौन सी कोशिका बना रही है स्टमक की, मैंने बता दिया है आपको। चौथा, सिक्रीशन ऑफ कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वही फैक्टर है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, यही है। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब होगा, आप खा भी ले तो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे जैसे भी टैबलेट के फॉर्म में खा ले, चाहे जैसे भी खा ले, ठीक है ना। और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन कराता है। स्टमक में कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे पानी भी एब्जॉर्ब होता है, अल्कोहल भी एब्जॉर्ब होता है, और आपका सर्टेन सुगर्स,
सिंपल शुगर, कुछ सिंपल शुगर्स भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके पेट में, सिंपल शुगर्स। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेजेंस ऑफ फैट इन स्टमक। अगर स्टमक में फैट है तो वो अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है, अगर फैट है तो। इसीलिए जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं, जो भी लोग शराब पीते हैं, तो पीने के साथ साथ लोग क्या कहते हैं, पीने के साथ साथ लोग क्या खाते हैं, वो लोग चिप्स खाते हैं ना, और क्या खाते हैं, नमकीन खाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लोग लेते रहते हैं, ये फैटी चीजें हैं, इनमें फैट है। अगर फैट आपके पेट में है जो आप ले रहे हैं शराब पीते समय, तो इससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन जो है शराब की, अल्कोहल की, वो डिले हो जाएगी, तो आपको शराब हिट नहीं करेगा। इसीलिए जो भी लोग शराब लेते हैं तो वो खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, चिप्स वगैरह लेते ही रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो अल्कोहल है वो स्टमक में झटक से या तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होगी, धीरे धीरे डिले होगा, जो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, इससे आपको शराब हिट नहीं करेगी। तो ये प्रेजेंस ऑफ फैट, लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ फैट इन स्टमक डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है अगर प्रेजेंस ऑफ फैट है, आपके फैट स्टमक में है तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा, इससे अल्कोहल आपको हिट नहीं करेगी। दैट्स वाई लोग शराब के साथ साथ चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह खाते रहते हैं, क्योंकि वो फैट है, कहीं ना कहीं फैट है, और वो फैट आपके पेट में जाएगा तो अल्कोहल जो ले रहे हैं वो तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है, इससे आपकी शराब हिट नहीं करती है। अदरवाइज अगर आपने नहीं लिया कुछ फैटी चीज शराब पीते समय तो वो आपको अल्कोहल हिट कर जाता है। ध्यान रखना ये सारी चीजें, नोट कर लिया आपने ये। ठीक है, अब HCl की थोड़ी बातें मैं यहीं से कर लेता हूं। HCl का क्या रोल है, HCl का, इसका अलग से रोल आपको ध्यान रखना है। एक रोल, एक किल करता है, किल्स पैथोजन, पैथोजन को मारता है। ये कौन से पैथोजन, मैंने बताया था आपको, टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मारता है ये, टाइफॉइड बैक्टीरिया है ना, टाइफॉइड आंतों का बुखार बोलते हैं ना, इंटेस्टिनल फीवर, टाइफॉइड को, उसके बैक्टीरिया को ये मारता है। पोटेंट किलर है ये टाइफॉइड के बैक्टीरिया का HCl। दूसरा बात करूं, दूसरा क्या होगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है HCl। दूसरा पॉइंट है आयरन के एब्जॉर्प्शन में, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन। तीसरा पॉइंट क्या है, HCl की बातें कर रहा हूं, यहीं से ये मैंने बात कर लिया। तीसरा पॉइंट HCl की, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन मैंने बताया था इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोरेनिन बताया था इनएक्टिव फॉर्म में। उन इनएक्टिव चीजों को एक्टिव में बनाता है, कन्वर्ट करता है, वो HCl ही है। तो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, HCl, स्टमक का एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन एक्टिव चीजों को एक्टिव चीजों में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोरेनिन रेनिन में, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में। ये एक पॉइंट हो गया HCl के बारे में। ठीक है, तो आपने स्टमक की फंक्शन भी देख ली, पर्टिकुलरली HCl का क्या रोल है, जो इस बार क्वेश्चन था एमपीपीसी प्री में, तो वो तो पूछे थे कि HCl बनता कहां है, स्टमक में बनता है। अब HCl का रोल वगैरह पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि HCl का क्या रोल है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर सर्जिकल रिमूवल करना पड़े स्टमक का, पेट को रिमूव करना पड़े, तो इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी बोला जाता है। टॉमी जहां आता है इसका मतलब सर्जिकल रिमूवल कर रहे हैं, चीजों को सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं, सर्जिकल माध्यम से आप चीजों को रिमूव कर रहे हैं, गैस्ट्रेक्टोमी। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, गैस्ट्रेक्टोमी, टॉमी मतलब चीजों को रिमूव करना सर्जिकली। यह क्या है, यहां पे चीजों को रिमूव कर रहे हैं, यहां पे क्या रिमूव कर रहे हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक रिमूव कर रहे हैं। अब क्यों करेंगे, एक कारण बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं बताऊं गैस्ट्रेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक, आपने रिमूव कर दिया किसी कारणवश, बहुत सारे ऐसे कारण है, मैं आपको बता देता हूं, एक दो अभी बता देता हूं, बाकी धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। आपने पेट को रिमूव कर दिया, पेट में क्या बन रहा था, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा था, आपने पेट हटा दिया तो कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। जब कासल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो उसके बिना विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी आपको, और इससे जो अनीमिया होता है वो होता है पर्नीशियस अनीमिया। तो आपको पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा। तो एक दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है पेट हटवाने का, स्टमक हटवाने का, कि आपको पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा।
पहला। दूसरा, याद कीजिए स्टमक में HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगी तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो आयरन की कमी हो जाएगी, इससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है अगर आपने पेट को हटवा दिया, क्योंकि पेट से कुछ बन रहा है, स्टमक से कुछ बन रहा है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl भी बन रहा है जिसका आपने रोल देखा। तो HCl की कमी से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो उसके कारण भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके कारण पर्नीशियस अनीमिया। दैट्स इट, ये लिंक है, दैट इज लिंक, ठीक है। लेकिन मान लो रिमूव कर दिया, क्यों किया इसका कारण समझते हैं। आपको पेट रिमूव करना पड़ गया, कब? जब आपके पेट में मान लो छाले पड़ गए, जख्म हो गया, अल्सर हो गया, तो कैसे होगा ये समझ लेते हैं कि कब जख्म हो जाएगा, कब छाले पड़ जाएंगे आपके पेट में, अल्सर हो जाएगा और उसके कारण आपको पेट को रिमूव करने की नौबत आ गई। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम बनाता है, ये बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम बनाता है। ये यूरिएज एंजाइम यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। तो ये यूरिएज एंजाइम यूरिया पे एक्ट करेगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ये यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया जो आपके पेट में है, स्टमक में, यूरिया जो पेट में था उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। ये अमोनिया स्टमक की लेयर या लाइनिंग को या स्टमक के सरफेस को इरोड करता है। वहां पे क्या करेगा? इरोड करेगा, या ऐसा समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो ये अमोनिया क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। डैमेज किसको? स्टमक, या डैमेज लाइनिंग ऑफ स्टमक, डैमेज लाइनिंग ऑफ स्टमक, सरफेस, स्टमक का सरफेस, सिंपल भाषा में लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के लाइनिंग को, ठीक है, कर रहा है। इससे क्या होगा? कॉज स्टमक अल्सर। जब लाइनिंग ऑफ स्टमक डैमेज हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा? अल्सर हो जाएगा, छाले पड़ जाना, स्टमक में जख्म हो जाना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया भी कारण है। समझ में आया कुछ? ठीक है ना। और कैसे आप स्टमक के लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं? ये तो समझ में आया, बैक्टीरिया के द्वारा हो गया। स्टमक की लाइनिंग, स्टमक का सरफेस डैमेज हो गया, छाले पड़ गए। और कैसे हो सकता है? अगर आप खाली पेट कुछ ऐसी दवाएं होती हैं अगर आपने लिया तो उसके कारण भी स्टमक में छाले पड़ जाते हैं। स्टमक की लाइनिंग, स्टमक के सरफेस इरोड होने लगती है, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो खाली पेट भी आपको दवा नहीं लेने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सा दवा है अगर बता दें तो बहुत अच्छी बात है कि कौन सा दवा है, क्योंकि खाली पेट कुछ मेडिसिन होती है जिसको आप नहीं ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन खाली पेट नहीं ले सकते। एस्पिरिन वगैरह नाम सुना होगा, एस्पिरिन वगैरह खाली पेट नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो आपके स्टमक की सरफेस या लाइनिंग को डैमेज कर देगा और इससे आपको अल्सर हो जाएंगे। वो एक कारण अलग है और ये एक कारण आपके पास है स्टमक अल्सर की। अगर स्टमक अल्सर हो गया, देयर इज अ चांस कि आपको स्टमक को रिमूव करना पड़ जाएगा। अगर स्टमक रिमूव किया तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक को गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। अगर रिमूव कर दिया स्टमक को तो दो प्रॉब्लम आपको तो दिख ही रही है। एक प्रॉब्लम हो गया आपको, पहला पेट को हटाने के कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और दूसरा पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है ना। दो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर आपने पेट हटा दिया। रीजन मैंने बता दिया है। पर्नीशियस का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स डेथ, धीरे धीरे आप डेथ की ओर मूव कर रहे हैं, मृत्यु की ओर मूव कर रहे हैं। पर्नीशियस का मतलब ये होता है। तो ये पेट हटाने के कारण ये दो प्रॉब्लम तो आपको दिख ही रही है जो हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किसी के पेट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है और ये यूरिएज एंजाइम बना रहा है, इसके कारण आपके पेट का यूरिया कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, ये सारी प्रोसेस हो रही है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये सारा खेल आपके पेट में हो रहा है? तो ये खेल पता करने के लिए पेशेंट के सांस को, ब्रेथ को डिटेक्ट किया जाता है। तो पेशेंट के ब्रेथ को क्या होता है कि अमोनिया का स्मेल आता है, पेशेंट के ब्रेथ से अमोनिया का महक आएगी, अमोनिया का महक आएगा। अगर ये प्रोसेस हो रही है तो अमोनिया की महक आएगी। तो ब्रेथ अमोनिया टेस्ट की जाती है, ब्रेथ अमोनिया टेस्ट, सांस से अमोनिया की गंध आती है, दुर्गंध आती है, तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये खेल हो रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से ये सारा चीज काम हो रहा है और ये अमोनिया बना तो स्टमक
कि लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, स्टमक में अल्सर आ जाएंगे, स्टमक के सरफेस में जख्म आ जाएगा तो अल्सर हो जाएगा। और बाकी एक तरीका मैंने और बता दिया कि खाली पेट अगर दवा ले रहे हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपके स्टमक में अल्सर कर सकते हैं, एस्प्रिन वगैरह, वो अल्सर हो गया तो मे बी चांस अल्सर हो गया है तो आपको स्टमक को रिमूव करना पड़ जाए। रिमूव कर दिया तो गैस्ट्रेक्टोमी बोलेंगे, हटा दिया। अगर रिमूव कर दिया तो लो, दो प्रॉब्लम और हो जाएंगे आपको, ठीक है। और एक और तरीका होता है कि स्टमक को लोग रिमूव करा रहे हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी, पतला होने के लिए। आजकल ओबेसिटी लाइफ स्टाइल डिजीज हो चुकी है, ओबेसिटी, मोटापा हो गया, उससे मोटापा से बचने के लिए थक चुके हैं एक्सरसाइज करके, सब कुछ करके, तो आप कहते हैं अब हटा दो स्टमक को ही, पेट को हटा दो, ना पेट रहेगा, ना भूख लगेगी, ना खाऊंगा, तो पेट को हटा देते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो पेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, पेट किससे लिंक है, ईसोफेगस से, फूड पाइप से। हल्का सा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पेट आपका ईसोफेगस से लिंक है और नीचे पेट है, ईसोफेगस नीचे पेट, और पेट के नीचे आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, आंत है आपकी। तो आपने बीच से पेट को हटा दिया, पेट को हटा दिया तो बचा ईसोफेगस ऊपर, और नीचे के स्मॉल इंटेस्टाइन से किसी पार्ट को लेके आपने ईसोफेगस से जोड़ दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को काट के आपने सीधा ईसोफेगस से जोड़ दिया, पेट बीच से हटा दिया। ना पेट रहेगा, ना भूख लगेगी, ना आप खाओगे, ना आप मोटा रहोगे, धीरे धीरे पतला हो जाओगे। इस प्रकार के सर्जरी को बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। लोग अपना आजकल पेट हटा रहे हैं ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए, मोटापा से बचने के लिए, ठीक है ना, पेट हटवा रहे हैं। इसका अगर हटवा लिया पेट बैरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा मोटापा से बचने के लिए, तो पेट हटा नहीं कि ये दो प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो मतलब कैसे भी पेट हटाओ, छाला पड़ा, अल्सर हो गया, या बैरियाट्रिक सर्जरी करा लिया क्योंकि आप मोटा हो, ज्यादा ओबेसिटी है, उससे बचने के लिए कि पेट नहीं रहेगा तो खाना खाए, भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि पेट ही तो है जिसको में भूख लगती है। तो पेट ही नहीं रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो हमारा मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पेट नहीं रहेगा तो फिर दो प्रॉब्लम ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि आपका स्टमक कुछ चीजें बना रहा है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है। अगर वो नहीं हुआ तो पर्निशियस एनीमिया। स्टमक HCl बना रहा है, वो HCl आयरन को एब्जॉर्ब कराता है। तो स्टमक नहीं होगा तो HCl नहीं होगा, HCl नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा, आपको मैंने बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दिस इज द मेन पॉइंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है, रिवाइज करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉमी मतलब चीजों को रिमूव करना सर्जिकली, जहां भी टॉमी लगेगा जो भी पार्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द सफिशिएंट पार्ट, ये सफिशिएंट है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टमक में एक भी चीज ध्यान रखना, स्टमक में कोई भी डाइजेशन और कोई भी एब्जॉर्प्शन मेनली होता नहीं है। मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होता है, लेकिन स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होता है। मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो मैं आपको बताऊंगा, छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत कहाँ हो जाती है, स्टमक में हो जाती है। ये भी MPPSC का क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, ज्यादा पुराना नहीं, कोरोना से पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी मैंने बता रहा है ना आपको, सब क्वेश्चंस हैं, आते ही रहेंगे, इससे ज्यादा डेप्थ में वो लोग नहीं जाएंगे। ओके, इट्स क्लियर। अब ये वाला पोर्शन अपने आप में बहुत डिटेल है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो इस पे अलग से 1 घंटे का लेक्चर लग सकती है इन चीजों पे समझने के लिए, बट लाइटली आपने समझ लिया इन चीजों को, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर ये अनीमिया कैसे हो रहा है, ठीक है ना। विटामिन B12 की कमी कब हो जाएगी आपके बॉडी में, ठीक है ना, क्योंकि विटामिन B12 लिंक है कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर से, और कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है स्टमक से। सब स्टमक वगैरह रिलेटेड है, लिंक है विटामिन B12 से। स्टमक भी विटामिन B12 से रिलेटेड है। स्टमक नहीं, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी और फिर उसके बाद पर्निशियस अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ध्यान रखना है, स्टमक बनाता है, और यही कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। स्टमक आज इतना ही, अगली क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम की बात करेंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन, रेक्टम की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका 2 इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाएगा। जैसे ये पार्ट कवर हुआ, हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ने लगेंगे। वो ग्रंथियां कौन कौन है जो डाइजेशन में अपना रोल निभा रही है।
लीवर पढ़ेंगे, पैंक्रियास पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, ये चीज़ों को पढ़ लेंगे। जैसे ये कंप्लीट हुआ तब हम लोग डाइजेशन के डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी बारी आएगी पढ़ने की डाइजेशन की प्रक्रिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद तो पहले कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक करके सारा पेट पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया, थ्रोट पढ़ लिया, फेरिंग्स पढ़ लिया, माउथ के बारे में पढ़ लिया, ये पढ़ ले। अब उसके बाद हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे, लीवर के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैंक्रियास के बारे में, गाल ब्लैडर के बारे में, इन चीज़ों की बात करेंगे। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग डाइजेशन की प्रक्रिया समझने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो जरूर जरूर अपना कमेंट करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं आप अपने तरफ से करें। आपके अगर शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बन जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है लाइफ में। आप किसी की ज़िंदगी में अपना योगदान निभा सकते हैं तो जरूर निभाएं। मेरे तरफ से जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। आप अपने तरफ से अगर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी बदल जा रही है, उनके लाइफ में मैं इस माध्यम से कुछ रोल प्ले कर सकता हूं, तो आप जरूर इसका एक जरिया बने। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगली क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, जरूर मिलते रहेंगे। और आगे की जो भी मैंने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे। जस्ट थोड़ा मैंने फोकस रखा था कि इसको मैं आपको मेनली पढ़ा दूं, इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।